हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिसिटी और डिमांड। अभी तक लास्ट क्लास में हम लोग ने लास्ट जो आपके पास वीडियो था उसमें हम लोग ने डिमांड पढ़ा और जाना कि डिमांड होती क्या है। आखिर जो एक कंज्यूमर है वो अगर मांग करता है तो वो कैसे मांग करता है, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं एंड इसके साथ साथ क्या लॉ अप्लाई होता है डिमांड के लिए। उसके एक्सेप्शंस पढ़े थे, एजम्पशंस पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी और डिमांड। तो समय ना ज़ाहिर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब सबसे पहले आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपके पास है, दिस इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो अभी तक डिमांड चैप्टर में इससे पहले जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? डिमांड चैप्टर में, ओवरऑल डिमांड चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं? तो ओवरऑल डिमांड चैप्टर की बात करें तो उसमें आप पढ़ते हैं दैट इज ओवरऑल डिमांड जो चैप्टर आपके पास है इसमें जो पढ़ते हैं आप दैट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड। तो हम लोग ने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं हम पूरे डिमांड चैप्टर में, कि कब डिमांड आपके पास बढ़ रहा है, कब डिमांड आपके पास कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली वी स्टडी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड, कि किस डायरेक्शन में डिमांड का चेंज आ रहा है। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हम पढ़ेंगे दैट इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड का मतलब कि जो भी आपके पास इलास्टिसिटी है उसकी कितनी डिग्रीज आपके पास हैं और इसके साथ साथ किस पर्टिकुलर मेजरमेंट में वो आपके पास चेंज हो रहा है। तो सिंपल मतलब आपके पास ये है कि स्टडीज द मैग्नीट्यूड और द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो डिमांड का जो चेंज है वो कितने से हो रहा है, मतलब प्राइस के कितने चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, उसको जब हम स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि जो डिमांड में चेंज है वो प्राइस के अकॉर्डेंस में है और प्राइस के अकॉर्डेंस में डिमांड में कितना चेंज है जब उसको मेजर करें, क्या करे, मेजर। तो इस मेजरमेंट को ही कहते हैं दैट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नेक्स्ट इसमें जो आपके पास आता है दैट इज व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आखिर जो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है क्या। तो यही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the degree of responsiveness change in quantity demand to the change in its price, कि जो आपके पास डिमांड में चेंज है इन रिस्पॉन्स टू इट्स प्राइस या इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जब इसको मेजर करते हैं तो इसी को हम कहते हैं दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एल्फर्ड मार्शल ने भी कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको हम कहते हैं दैट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ज्यादातर जो डिमांड की इलास्टिसिटी है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। जिसमें जो फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि ओन प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आया जब आप उसको मेजर करें, और उसको मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे दैट इज ईडी और ईपी। ईपी प्राइस इलास्टिसिटी, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक। जिसको ड्राइव करने के बाद जो फॉर्मूला आपका बनेगा दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू, जिसमें डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन कॉन डिमांड जिसका फॉर्मूला है क्यू वन माइनस क्यू, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड इनिशियल क्वांटिटी या ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा पी का मतलब है दैट इज चेंज इन प्राइस जिसका फॉर्मूला है इनिशियल न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। तो न्यू प्राइस आपके पास P1 है और इनिशियल प्राइस आपके पास P था, तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। फिर इसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी है, यहाँ पे आपके पास ईडी अगर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू, वाई अपॉन क्यू। यहाँ पे P था तो P की जगह आपके पास चेंज होकर के इनकम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी है जहाँ पे जो कंज्यूमर की इनकम है अगर वो चेंज हो रही है तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है वो मेजर किया जाता है। और ये तीन तरह से आपके पास पर्टिकुलरली इनकम इलास्टिसिटी होती है। एक आपके पास है पॉजिटिव, एक आपके पास है नेगेटिव, और तीसरी आपके पास है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जैसे कि अगर आपके पास नॉर्मल गुड है तो अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड आपकी बढ़ेगी,
तो ये नॉर्मल गुड की कैटेगरी में होता है, उसको पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में रखते हैं। नेगेटिव में तब होगा कि जब इनकम बढ़े और डिमांड आपकी कम होगी, और ये इंफीरियर गुड की कैटेगरी में होगा। जबकि इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आता आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो इनकम के चेंज होने से जब डिमांड में कोई चेंज नहीं है तो दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी आता है। सबसे पहले क्रॉस डिमांड समझेंगे। मान लेते हैं अगर कोई कमोडिटी एक्स है, उसके प्राइस अगर चेंज होते हैं तो उसका इंपैक्ट अगर डिमांड फॉर वाई के ऊपर पड़े, मतलब कि अगर प्राइस टी कॉफी के चेंज हो रहे हैं, डिमांड टी की चेंज हो, तो इसको हम कहते हैं दैट इज द क्रॉस इफेक्ट, कि एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। वैसे ही अगर मान लेते हैं प्राइस अगर वाई की चेंज हो और डिमांड जो इम्पैक्ट करे वो एक्स की, तो इसी को हम कहते हैं दैट इज क्रॉस साइन। और क्रॉस साइन जब बनता है जब आप एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड कंसिडर करते हैं, इसको हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। और क्रॉस डिमांड जब मेजर करते हैं तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड कहते हैं। जहां पे फॉर्मूला आपका बनेगा दैट इज ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू एक्स, अगर क्वांटिटी एक्स की ली है तो प्राइस आप लेंगे वाई का, तो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ये y आपके पास है, ठीक है। तो प्राइस अगर y का है तो क्वांटिटी x की आपके पास रहेगी, और फॉर्मूला जस्ट सेम जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में फॉर्मूला था वैसा ही यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मूला होगा, बस क्वांटिटी में अगर x लगा है तो प्राइस में आपका y लग जाएगा। ये भी तीन तरह से आपके पास अराइज होती है। एक आपके पास पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, जब चेंज आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक की प्राइस चेंज हो तो दूसरे की डिमांड बढ़े, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज है, और ऐसा तब होता है जब आप सब्स्टिट्यूट गुड की बात करते हैं। और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आपके पास तब होती है जब एक का प्राइस आपका बढ़े और दूसरे की डिमांड आपके पास कम हो जाए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड की आती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी तब होता है जब प्राइस बढ़े लेकिन डिमांड में कोई चेंज ना है, और ऐसा तब होता है जब गुड्स रिलेटेड नहीं होते, नॉट रिलेटेड। जैसे अगर प्राइस मोबाइल फोन का बढ़े तो मोबाइल फोन के प्राइस बढ़ने से आपकी जो पर्टिकुलरली फूड की डिमांड है उसमें कितना चेंज आएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों गुड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड आपके पास कार की है वो कम हो जाएगी, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इनवर्स रिलेशनशिप आएगी। और पॉजिटिव रिलेशनशिप तब आपके पास आती है जब आपके पास पर्टिकुलरली टी और कॉफी आपके पास आ जाए। तो टी और कॉफी में अगर मान लेते हैं कि कॉफी जो आपके पास है, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ते हैं तो टी की डिमांड जो आपके पास है वो भी साथ में बढ़ेगी, जिस वजह से आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद आपके पास आता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीके से आपके पास अराइज होती है, जिसमें पहला पॉइंट आपके पास आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अब ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या है? ये बताता है कि जब आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, जहां पे OP1 प्राइस पे जो आपके पास डिमांड है दैट इज इनफाइनाइट क्वांटिटी। इनफाइनाइट क्वांटिटी मतलब यहाँ पे सेम प्राइस पे क्वांटिटी Q थी और उसी प्राइस पे क्वांटिटी Q1 हो गई। तो जब विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस इफ द क्वांटिटी चेंजेस, तो इस केस में आपके पास इलास्टिसिटी आपकी क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कैसे? क्योंकि जब आपके पास फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो इस केस में परसेंटेज चेंज इन कॉन डिमांड तो आपके पास होगा, मान लेते हैं 25% है, से 25%, और प्राइस का जो चेंज है वो 0% है। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट इनफाइनाइट, तो इस केस में आपके पास इन्फिनिटी आएगी। वहीं अगर मान लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट पे आपके पास आते हैं, और ध्यान रखेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व तब होता है व्हेन द कर्व इज हॉरिजॉन्टल, रेयर इन रियलिटी, क्लोजेस्ट टू परफेक्टली इलास्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, आपके पास ये है। और यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक पे जाते हैं तो परफेक्टली इन इलास्टिक में आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 होती है। जहां पे अगर प्राइस आपके पास मान लेते हैं, प्राइस हमने ओपी ले लिया और प्राइस चेंज होकर के ओपी से OP1 हो गया, तो डिमांड में कितना चेंज आया? बहुत ज्यादा कुछ नहीं चेंज आया, 0 चेंज, क्योंकि क्वांटिटी पहले भी Q1 थी और अब भी Q1 है। और वही प्राइस अगर कम होकर के OP से OP2 हो जाए तब भी कोई चेंज नहीं, क्वांटिटी सेम है। तो जब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है तो इलास्टिसिटी और डिमांड आपके पास क्या आएगा? 0%, मतलब प्राइस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है तो चेंज इन डिमांड दैट इज 0%,
और प्राइस में अगर 25% का चेंज है तो इस केस में आपकी इलास्टिसिटी 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू 0, तो इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि चेंज इन डिमांड आपके पास कितने से है 0 से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व एंड द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रनिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के बराबर में चलती हुई एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है, पैरेलल मतलब दैट इज रनिंग बराबर में जो लाइन चलती है उनको बेसिकली पैरेलल्स कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व या फिर सिर्फ इलास्टिक डिमांड कर्व या मोर इलास्टिक या ग्रेटर इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक दैट इज ईडी लेस देन 1 या लेस इलास्टिक आप इसको कह सकते हैं, जबकि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व आपके पास तब होती है जब ईडी इक्वल्स टू 1 होगा, ईडी इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा, इसको हम कहेंगे दैट इज योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। नेक्स्ट इसमें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व में आप देख रहे हैं कि जो आपके पास कर्व है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, जहां पे प्राइस आप देख रहे हैं P से P0 हो गया और क्वांटिटी कितनी हो गई Q से Q0। जब जितना चेंज आपके पास प्राइस में है उतना ही चेंज अगर आपके पास डिमांड में आए तो इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं, जहां पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है और इस सिचुएशन को मतलब पर्टिकुलरली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं और ईडी आपके पास इक्वल टू 1 है। बट अगर प्राइस में चेंज आपके पास कम हो और डिमांड में चेंज आपके पास ज्यादा हो, जो कि इस केस में आपके पास है, तो इसको इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं या रिलेटिवली इलास्टिक या हाईली इलास्टिक आपके पास डिमांड कर्व है, और इस समय ईडी आपके पास ग्रेटर देन 1 होगी और जो कर्व का शेप आपके पास होगा वो आपके पास क्या है दैट इज फ्लैटर कर्व, दिस इज फ्लैट, दिस इज फ्लैटर। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो आपके पास पर्टिकुलरली इनइलास्टिक डिमांड कर्व आती है, इनइलास्टिक डिमांड कर्व में चेंज इन प्राइस ज्यादा है जबकि चेंज इन डिमांड आपके पास कम है, ईडी आपके पास लेस देन 1 है, कर्व का शेप आपके पास स्टीपर कर्व है, जहां पे चेंज इन डिमांड जो आपके पास है वो आप देख रहे हैं कम है और चेंज इन प्राइस आपके पास ज्यादा होता है। तो जब प्राइस का चेंज ज्यादा हो और डिमांड का चेंज कम हो तो वो आपके पास स्टीपर डिमांड कर्व या स्टीपर कर्व आपके पास आ जाएगा, where the elasticity is less than 1, elasticity is less than 1, elasticity आपके पास less than 1 आ जाएगी और इस केस में ये आपके पास x एक्सेस है, ये आपके पास y एक्सेस है पर्टिकुलरली और x एक्सेस पे क्वांटिटी है और y एक्सेस पे आपके पास प्राइस है। तो प्राइस में आप चेंज देख रहे हैं ज्यादा है, डिमांड में चेंज आपके पास कम है, तो इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड कर्व, where the change in the demand is by less proportion as compared to change in the prices of a commodity and ED is less than 1 and the shape of the curve is steeper curve, जो कि आप देख रहे हैं कि आपके पास DD जो डिमांड कर्व है उसका शेप स्टीपर है, ठीक। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड, जहां पे पहला मेथड आपके पास है परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड में फॉर्मूला आपके पास है परसेंटेज चेंज इन कॉन डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, जहां पे आपके पास पर्टिकुलरली जो प्राइस में चेंज है जब उसको क्वांटिटी के चेंज के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब क्वांटिटी का जो चेंज है उसको प्राइस के चेंज से डिवाइड करते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर जो आपके पास आंसर है वो आएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको क्वेश्चंस को करके हम देखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज मेथड से कैलकुलेशन होता है। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास दे रखा है या कंज्यूमर बायस 50 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट ₹4 पर यूनिट, तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, जिस टेबल में एक तरफ आपके पास प्राइस आप लिख लेंगे और दूसरी तरफ आपके पास क्वांटिटी डिमांड लिख लेंगे। जब ये टेबल आपकी बन जाएगी तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सिंपल बोल रहा है 4 रुपए पे 50 यूनिट आपने खरीदा, ठीक। फिर इसके बाद बोल रहा है कि प्राइस फॉल्स बाय 25%, प्राइस जो आपके पास है वो 25% फॉल हो रहा है, तो अगर 25% फॉल हो रहा है तो इस केस में परसेंटेज जो आपके पास डेल्टा पी है मतलब चेंज इन प्राइस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 4 रुपए प्राइस है और 25% से चेंज हुआ तो इंटू 25/100, तो ये आपके पास आ गया 1 से आपके पास क्या हो रहा है फॉल हो रहा है, तो आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि डेल्टा पी जो आपके पास आएगा वो -1 आ जाएगा। क्या आएगा -1, क्यों -1, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है तो इस वजह से ये माइनस में रहेगा। और अगर 1 रुपए से कम हो गया तो नया प्राइस आपके पास 3 रुपए हो गया है। इस केस में आपकी डिमांड राइजेस टू का मतलब होता है कि चेंज होकर के उतनी क्वांटिटी हो गई, अगर बाय होता तो मतलब उतने से चेंज होता है, लेकिन अगर 2 है तो उतना हो गया है, तो इस केस में डेल्टा क्यू अगर आपके पास है तो दैट इज Q1 ये है और Q आपके पास ये है। इसी तरह से P1 ये है और P आपके पास ये है, दिस इज P1, है ना। तो 3 - 4 दैट इज -1 एंड इसी तरह से 100 - 50 आपके पास कितना आ जाएगा दैट इज 50।
तो क्योंकि Q1 माइनस Q है तो 100 माइनस 50 आएगा, जो कि आपके पास 50 आ जाएगा। अब इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले अगर इसका डेरिवेशन आपको देखना है, जो कि ईडी या ईपी आप लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके पास पहले भी आपने देखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डेरिवेशन अगर इसका देखेंगे तो डेरिवेशन आपके पास ये आता है कि दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और आपके पास परसेंटेज इन प्राइस कितना है, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक, ये आपके पास डेरिवेशन निकालने के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 100 100 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। प्रोपोर्शनेट करेंगे तो आपके पास जो साइन है वो चेंज होगा, इनटू साइन आ जाएगा और वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। डेल्टा पी मतलब ये इस साइड आ जाएगा और ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी, तो दैट इज, और इसको अगर प्रॉपरली हम लिख ले तो ईडी या ईपी आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये आपके पास डेरिवेशन है जिसमें आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्मूला डिराइव होगा तो इसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में आपके पास फॉर्मूला आप लिखेंगे ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांट डिमांड, मतलब दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। जहां पे चेंज इन क्वांटिटी आपने निकाली है 50, कितनी निकाली है 50, और चेंज इन प्राइस आपने कितनी निकाली है, दैट इज दिस वन, तो ये आपके पास आ गई है -1। अब इनिशियल प्राइस आपके पास अगर देख रहे हैं तो इनिशियल प्राइस 4 था, और इनिशियल क्वांटिटी अगर आप देख रहे हैं तो इनिशियल क्वांटिटी आपके पास 50 है। ठीक है, तो 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय -1, दैट इज आंसर इज -4। अगर इलास्टिसिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि -4 है तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 ना। हमेशा ध्यान रखिए जो माइनस साइन आपके पास है ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा प्राइस और डिमांड के बीच में, क्योंकि ये माइनस साइन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। मतलब या तो आपके पास चेंज इन क्वांटिटी जो आपके पास है या तो डेल्टा क्यू माइनस में होगा या तो डेल्टा पी माइनस में होगा, और हमेशा आंसर आपके पास माइनस में ही आएगा। तो क्या हमेशा आपका आंसर इनइलास्टिक है, मतलब लेस देन 1 हमेशा आपके पास आंसर है? नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा ध्यान रखिए माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे और जो भी वैल्यू आपके पास है उस वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इलास्टिसिटी कितनी है, और वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड अगर कर रहे हैं तो इस केस में इलास्टिसिटी आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि वैल्यू आपके पास 4 है जो कि 1 से ज्यादा है, इस वजह से इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट इसी में आपके पास आ जाता है दैट इज कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6। तो हमेशा ध्यान रखिए हम क्या बनाएंगे, हमेशा टेबल। तो टेबल में सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, प्राइस। प्राइस के बाद हम क्वांटिटी डिमांड कंसीडर करेंगे। द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड इज 40, तो प्राइस पहले 4 से 6 हो गई, मतलब प्राइस बढ़ रही है, मतलब प्राइस आपके पास पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पी अगर निकालेंगे तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी इक्वल्स टू P1 माइनस पी, तो 6 माइनस 4 तो आ जाएगा 2। इसी तरह से आपके पास क्वांटिटी हम देख रहे हैं तो बोल रहा है ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास 40 यूनिट्स थी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास 40 यूनिट्स है, और इलास्टिसिटी आपके पास गिवन है दैट इज 0.5। तो ईडी आपके पास इसके साथ साथ गिवन है, तो ईडी इक्वल्स टू 0.5, और ईडी ध्यान रखिए माइनस में है। ये हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में होती है, माइनस में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा आपके पास माइनस में होगी। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -0.5 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपके पास -0.5 है, तो इस केस में इलास्टिसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू अप्लाई करेंगे। जहां पे आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी -0.5 दे रखी है
और जो आपके पास वैल्यू दे रखी है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, तो चेंज इन क्वांटिटी आपके पास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैल्यूज जो कि मिसिंग है, इसकी वैल्यू आपके पास मिसिंग है, जिस वजह से ये वैल्यू आपको नहीं पता है और जिस कारण की वजह से ये आपको वैल्यू भी नहीं पता है। अब डेल्टा पी अगर आप देख रहे हैं तो डेल्टा पी आपके पास 6 माइनस 4 आया था, तो कितनी वैल्यू आ गई थी 2, तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस 2 आया है, तो ये चेंज इन प्राइस की वैल्यू 2 रख लेंगे। और इनिशियल प्राइस जो आपके पास दे रखा है वो 4 है, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, ये क्यू है और ये आपके पास पी है। तो इनिशियल प्राइस आपके पास 4 है और इनिशियल क्वांटिटी आपके पास 40 है, ठीक है। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 0.5 जो कि आपके पास वैल्यू है, तो ये आपके पास डेल्टा क्यू अपॉन 20 आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, और इसके साथ साथ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -10 आपके पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। अगर डेल्टा क्यू -1 है तो इस केस में आपकी न्यू क्वांटिटी आपको निकालनी है, मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज Q1 कैलकुलेट करना है। तो Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, दैट इज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू। डेल्टा क्यू जो आपके पास है वो -10 आया है, और Q1 की वैल्यू आप देख रहे हैं तो Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, जो कि कैलकुलेट करनी है, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। तो यहाँ पे आपके पास -40 है, इक्वल टू के अपोजिट साइड आपके पास जाएगी, इक्वल टू के अपोजिट साइड आपके पास जाएगी, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। तो -10 प्लस 40 जो कि आपके पास Q1 आ जाएगा, और Q1 का आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की, तो साइन आपका पॉजिटिव लगेगा, तो 30 इक्वल्स टू Q1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में अगर हम जाते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास मेथड सेकंड दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपके पास दे रखा है, जहां पे सबसे पहले जो प्राइस का चेंज है उसके बेसिस पे आपका दिखाया गया है कि मतलब यहाँ पे जो रिलेशन आपको लेना है वो लेना है टोटल एक्सपेंडिचर का। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपका ओवरऑल खर्च कितना हो रहा है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पे। तो हम प्राइस और प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन के बेसिस पे, इन दोनों के रिलेशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपकी इलास्टिसिटी कम है, मतलब क्या है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, क्या है, उसको हम डिसाइड करेंगे। और टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपको कैलकुलेट करना है कभी भी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी आपके पास फॉर्मूला है, P इंटू Q आपके पास फॉर्मूला है, जहां पे पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं कि प्राइस आपके पास 4 रुपए थी और क्वांटिटी आपके पास 8 रुपए है, तो इस केस में फॉर्मूला आपके पास है दैट इज P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 32 आपके पास हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। भाई 4 रुपए की 1 यूनिट खरीदी और 8 यूनिट खरीदी है, तो टोटल खर्च आपने कितना किया है, 32 रुपए। भाई 4 रुपए की कोई अगर मान लेते हैं कि कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस 4 रुपए है, 8 यूनिट आप खरीदेंगे तो कितना खर्च करेंगे, 32 रुपीज स्पेंड करेंगे। वैसे ही अगर 8 रुपए की कोई कमोडिटी है और 4 यूनिट खर्च किया है, तो कितना खर्च किया आपने, 32 रुपए। तो यहाँ पे प्राइस पहले से आपका बढ़ गया है, आप देख रहे हैं ना, प्राइस पहले से बढ़ गया, और टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल है कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो अगर प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, तो अल्टीमेटली इस सिचुएशन में आपके पास ईडी विल बी इक्वल टू 1, जिसको हम कहते हैं दैट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, सॉरी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से प्राइस आपके पास 4 रुपए है, क्वांटिटी 8 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास 32 है, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला दैट इज P इंटू Q आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपके पास 32 रुपीज एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि 4 रुपए का एक मिला है, 8 यूनिट खरीदी है, तो 32 रुपए आपने खर्च किया है। वही अगर कोई कंज्यूमर है 8 रुपए पे कोई कमोडिटी खरीद रहा है और 6 यूनिट उसकी डिमांड है, तो ओवरऑल इसने स्पेंड कितना किया, 48 रुपीज स्पेंड किया। तो प्राइस पहले आपके पास कितना था, 4, और फिर कितना हो गया, 8, तो पहले से प्राइस बढ़ गया। और टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले से क्या हो रहा है, 32 से 48, तो टोटल एक्सपेंडिचर अभी साथ में बढ़ रहा है। तो जब चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में, मतलब हाथ पकड़ करके अगर प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर को साथ में लेकर के जाता है घुमाने के लिए, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज रिलेशनशिप कैसा आ गया, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा,
तो दैट विल प्रोवाइड यू ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, और इसको हम कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे? इनइलास्टिक डिमांड। इसी तरह से आपके पास प्राइस 4 रुपए था, 8 यूनिट खरीदी तो टोटल 32 रुपए आपने खर्च किया, 32 रुपीज खर्च किया है, दैट इज पी इंटू क्यू। और 8 रुपए पे अगर 3 यूनिट आपने खरीदा तो टोटल 8 इंटू 3 दैट इज 24 एंड 4 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 32। तो इस केस में आपके पास जो आपने प्राइस स्पेंड किया और जो भी आपका क्वांटिटी परचेज किया, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर 32 हो गया, और जो आपकी प्राइस थी 8 रुपए, तो आपने 3 यूनिट खरीदा है तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका 24 हो गया है। तो प्राइस जो आपके पास है वो पहले से क्या हो गई? बढ़ गई, 4 से 8 हो गई, और टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो गई। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो गया है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। और जब भी इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, तो इस केस में ईडी इज ग्रेटर देन 1, और इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं? इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इसमें आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। जब प्राइस आपके पास यहां से यहां तक रहता है, मतलब एम से लेकर के एन तक प्राइस कहीं भी चेंज हो, तो उस केस में जो टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास है वो आप देख रहे हैं यहां से सीधी लाइन है, ओटी है। तो प्राइस आपके पास जो था दैट वाज एम, ओ एम आपके पास प्राइस था, इतना प्राइस था, और आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? यहां से लेकर यहां तक ओटी था। और जब प्राइस चेंज होकर के आपका ओ एम से ओ एन हो गया, मतलब प्राइस इतने से इतना हो गया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया? कोई चेंज नहीं है। तो यहां से बी से लेकर के सी तक प्राइस कहीं भी चेंज हो, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी? इक्वल टू जीरो, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्योंकि प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसी तरह से अगर मान लेते हैं इसी तरह से अगर हम मान ले कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली प्राइस आपके पास जो कि ओ एन था अब बढ़ करके ओ आर हो गया है, तो प्राइस पहले से और बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो गया है। तो प्राइस यहाँ बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो चेंज आपका ए से लेकर बी तक के बीच में आपके पास क्या होता है? ईडीएस, मतलब कैसा रिलेशनशिप है? प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो रहा है, तो प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप ईडी ग्रेटर देन 1। इसी तरह से आपके पास प्राइस पहले से ओ एम से, अगर मान लेते हैं प्राइस ओ एम था और उससे कम होकर के ओपी हो गया, प्राइस अब कितना हो गया? ओपी हो गया। तो इस केस में आपके पास प्राइस पहले से कम हो गया, और प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, मतलब यहाँ पे चेंज जो आपके पास है वो किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब प्राइस भी कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, मतलब प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर को घुमाने लेके जा रहा है, साथ में चल रहे हैं, और एक दूसरे से लड़ाई हो गई, अपोजिट चलेंगे तो ईडी ग्रेटर देन 1, लड़ाई हो गई अपोजिट चलेंगे तो ईडी ग्रेटर देन 1, और अगर सुलह है, साथ में चल रहे हैं, तो ईडी विल बी लेस देन 1। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर बन गए, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का वो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। नेक्स्ट इसमें आपके पास पॉइंट मेथड आता है। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली जो भी आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है, जिसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो इस केस में आप देख रहे हैं लीनियर डिमांड कर्व है, उस डिमांड कर्व पे अगर मान लेते हैं कि आप कोई पी पॉइंट ले ले, तो पी पॉइंट अगर डीडी डिमांड कर्व बना दे, डीडी डिमांड कर्व पे स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व है, जहां पे ओपी अगर प्राइस है, मतलब ओपी लेवल पे अगर आप मेजर कर रहे हैं इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी क्या? दैट इज इनफाइनाइट। तो ईडी आपके पास इनफाइनाइट है। और वहीं अगर P4 पे आप मेजर कर रहे हैं तो ईडी इज इक्वल टू 0। अगर कहीं बीच में आपके पास इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं P2 पे, तो ईडी इक्वल्स टू 1। अगर यहीं किसी P1 पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं तो ईडी ग्रेटर देन 1 है, और P3 पे मेजर कर रहे हैं तो ईडी इज लेस देन 1। अब सर ने बोला इसलिए मान लेंगे कि आपके पास क्या है? नहीं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला आपके पास है ईडी इक्वल्स टू लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। तो लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट आपके पास है,
लोअर लाइन सेगमेंट refers to the line segment lying below at which the elasticity line segment lying below the point at which the elasticity is to be measured। मान लेते हैं किसी P पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी मेजर करनी है, एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जहां पे आपके पास अगर ये कर्व होता तो बात अलग होती, कर्व होता, लेकिन अगर कर्व भी नहीं है तो लीनियर तो बना हुआ है, अगर कर्व होगा तो इससे टैंजेंट, जैसे मान लेते हैं कि एक कर्व आ जाए यहाँ पे ऐसा, तो इससे टैंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है उसको मार्क कर लेंगे, यहाँ पे P पॉइंट था वो। अगर कर्व होता तो ऐसा करते, कर्व नहीं है लीनियर है तो डायरेक्टली आपके पास P पॉइंट दे रखा है, उस पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है। तो आपके पास पर्टिकुलरली जो P पॉइंट है उससे नीचे जितना भी सेगमेंट है वो लोअर लाइन सेगमेंट है। लोअर लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट लाइंग बिलो द पॉइंट एट विच द इलास्टिसिटी इज टू बी मेजर्ड। ठीक, ये पूरा लोअर लाइन सेगमेंट जिसको हम लिखते हैं P से लेकर के N तक की वैल्यू। और इसी तरह से लाइन सेगमेंट लाइंग अबव द पॉइंट एट विच द इलास्टिसिटी इज टू बी मेजर्ड, तो उसको हम कहते हैं दैट इज अपर लाइन सेगमेंट, जो कि क्या है PM है या MP आप लिख सकते हैं, है ना। तो इस केस में आपके पास आप ये बताइए जो आपके पास PN है वो PM के बराबर है और PN अगर PM के बराबर है तो इस केस में आपके पास क्या है ED इक्वल्स टू 1। आप देख रहे हैं ना बराबर है दोनों लाइन। जैसे मान लेते हैं अगर यहां तक आपको पता है PN आपके पास है जो कि PM से डिवाइड हो रहा है और आपने देखा कि PM का जो पोर्शन है ये 5 सेंटीमीटर है अगर आपने स्केल से मेजर किया और स्केल से मेजर किया ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा 5/5 और 5/5 कितना आ जाएगा इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 है मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक, इस तरह से मेजरमेंट होता है ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड का। किसका मेजरमेंट होता है? पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, जो कि लास्ट आपके पास इसका सेगमेंट है, जरा ये देख लेंगे। और पॉइंट इलास्टिसिटी जो आपके पास है वो हमने देख ली लास्ट में। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो कि इलास्टिसिटी को इंपैक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि अगर किसी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मान लेते हैं टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी, तो अगर हल्का सा भी प्राइस आपका टी का बढ़ जाएगा तो उससे ज्यादा हम उसकी डिमांड गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि हम शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट पे। लेकिन अगर किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे एग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो अल्टीमेटली किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, तो प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज होगा तो भी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। जबकि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो ग्रेटर देन 1 होगा। नंबर ऑफ यूजेस की बात करें तो दो तरीके से नंबर होते हैं यूजेस, एक सिंगल यूज होता है और एक मल्टीपल। कि अगर सिंगल यूज है तो सिंगल यूज में आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा, प्राइस भले ज्यादा चेंज हो जाए लेकिन डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगा। मल्टीपल यूज है तो ईडी ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्राइस अगर हल्का सा भी चेंज होगा डिमांड उससे ज्यादा चेंज होगी, क्योंकि आप गिवन बजट से जो मल्टीपल यूजेस की कमोडिटी है उसका बजट आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका यूजेस जब कई सारी जगह आप कर रहे हैं और हल्का सा भी प्राइस चेंज होगा तो अल्टीमेटली थोड़ा 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 करके बजट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज्यादा होगा। मान लेते हैं कोई सिंगल यूज है, 2 रुपए प्राइस चेंज हुआ और 10 यूनिट खरीदते हैं, मुश्किल से 20 रुपए आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा बजट के ऊपर। लेकिन मान लेते हैं कि जो 2 रुपए का प्राइस है, अगर उसकी 1000 यूनिट आप खरीद रहे हैं तो 2000 रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि एक बड़ा चेंज है, जिस वजह से आपको बजट मैनेज करना पड़ेगा। तो इस वजह से वहां पे डिमांड आप ज्यादा चेंज करेंगे। टाइम पीरियड दो तरीके से होता है, एक आपके पास शॉर्ट है और दूसरा आपके पास लॉन्ग है। अगर आप चाय के बहुत ज्यादा भी मतलब कह सकते हैं ना कि चाय जो आपके पास है अगर उसकी हैबिट है आपको, तो इस केस में अगर शॉर्ट पीरियड दिया जाए कि भाई चाय आपको क्या करना है कि छोड़ देना, आज से आप चाय नहीं पियेंगे, हम ऐसा बोल दे, तो आप बोलेंगे सर दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, कि भाई ये आप गलत बात कर रहे हैं सर। ठीक है, आप पढ़ाते हैं अच्छी बात है, आप टीचर हैं अच्छी बात है, आपकी इज्जत करते हैं, आप गुरु हैं, लेकिन इस केस में आपके पास शॉर्ट पीरियड हमने दिया और बोला कि आज से चाय नहीं पियेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, चाय तो पियेंगे। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, बोल रहे हैं हाँ बात तो आप सही कर रहे हैं, थोड़ी हम चेंज कर ले रहे हैं। लेकिन अगर यही लंबा समय आपको दे, आप बोले कि ये जो आपके पास चाय धीरे धीरे करके आपको छोड़ देनी है, तो उस केस में डिमांड जो आपकी चेंज होगी वो ज्यादा चेंज हो सकती है। हो सकता है कि आप पूरी तरह से चाय को छोड़ दें, लेकिन कम समय मिलेगा तो चेंज नहीं कर पाएंगे। अब प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड का सिंपल मतलब आपके पास है कि अगर प्रपोर्शन आपके पास ज्यादा इनकम का स्पेंड करते हैं, मान लेते हैं 10 रुपए का कोई कमोडिटी है और उसके प्राइस बढ़ करके 11 हो गए और क्वांटिटी जो उसका खरीदते हैं वो आप खरीदते हैं 10 यूनिट,
और अभी भी 10 यूनिट, तो सेम क्वांटिटी को अफोर्ड करने के लिए जो एक्सपेंडिचर आप करेंगे वो 100 रुपए से 110 हो जाएगा। कितना बजट मैनेज करना है? 10 रुपए, तो ज़्यादा चेंज नहीं है, उतना मैनेजेबल है। लेकिन यही अगर प्राइस आपके पास 10 से 11 हो जाए और क्वांटिटी जो आपके पास है वो 1000 यूनिट हो, तो अब इस केस में आपका जो बजट का एक्सपेंडिचर आपके पास है वो कहीं ज़्यादा आपके पास है। जहां पे आपके पास 10,000 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 11,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो इस केस में 1,000 रुपए आपका बजट बढ़ गया, और इस गिवन बजट को आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक बजट का एक लार्ज प्रोपोर्शन जिसके ऊपर स्पेंड करते हैं, अगर उसकी हल्की सी प्राइस चेंज हो जाए तो आपके ऊपर बजट के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और ईडी विल बी ग्रेटर देन 1, डिमांड इसकी ज़्यादा चेंज कर देंगे। जब अगर किसी कमोडिटी के ऊपर जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड है वो काफ़ी कम है, तो बजट के ऊपर कोई बहुत इंपैक्ट पड़ेगा नहीं उसके प्राइस चेंज होने से, इस वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। नेचर ऑफ गुड जो आपके पास है वो नेसेसिटीज या तो हो सकता है, लग्जरीज हो सकता है। लग्जरी आपके पास इलास्टिक है, क्योंकि उससे जो आपके पास पर्टिकुलरली जितना प्राइस चेंज होगा उससे कम आपके पास, उससे ज़्यादा आपकी डिमांड चेंज होगी, क्योंकि लाइफ के ऊपर उसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन नेसेसिटीज के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, तो प्राइस चाहे जितना चेंज हो लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते आप, बिकॉज इट इज टू बी कंज्यूम। इसी तरह से इनकम लेवल, इनकम लेवल दो तरीके से होती है। एक हमारे अंबानी जी हैं, एक हमारे अंबानी जी हैं, और एक हमारे भाई साहब हैं जो कि बहुत फेमस कैरेक्टर हैं, राजू रस्तोगी जी। ठीक, अंबानी जी काफ़ी रिच हैं, जो कि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। और राजू रस्तोगी जी थोड़े से गरीब हैं बेचारे, तो पुअर कंडीशन है इनकी, जहाँ पे इनकी माता जी का कहना है कि पनीर थोड़ा थोड़ा करके आगे चल के सुनार की दुकान पे मिलेगा। तो वो ये इससे इंडिकेट करना चाहती हैं कि उनकी इनकम लेवल जो आपके पास है वो इतनी कम है कि हल्का सा भी प्राइस चेंज होगा तो उससे ज्यादा वो डिमांड चेंज कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर इम्पैक्ट उसका काफी ज्यादा है। तो इस वजह से ईडी विल बी ग्रेटर देन 1। लेकिन अंबानी जी क्योंकि रिच है, तो बहुत ज्यादा भी प्राइस चेंज होगा तो उनकी डिमांड के ऊपर कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनकी इनकम लेवल इतनी ज्यादा है कि हल्का सा प्राइस चेंज उनकी डिमांड के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। और हैबिट और फॉर्मिंग गुड्स की, अगर हैबिट है किसी कमोडिटी की, आदतें आदतें इंसान की कई बार अच्छी होती, कई बार बुरी होती है, लेकिन आदतें ज्यादातर लोगों की बुरी ही लगती है। तो हैबिट अगर आपकी किसी चीज की हो गई, जैसे कई लोग को हो जाता है हैबिट कि भाई आजकल लत लगती है ना, हैबिट्स, तो इस केस में अगर लत आपकी खराब लग गई तो इस केस में आप उसके हैबिचुअल हो गए। तो अगर किसी कमोडिटी के आप हैबिचुअल हैं तो इस केस में आप डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैबिचुअल नहीं थे, नॉन हैबिचुअल अगर आप थे, मतलब कभी लत नहीं थी लेकिन दोस्त के साथ गए तो दोस्त का साथ देने के लिए कभी आपने, तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज कर देंगे। अगर प्राइस हल्का सा भी चेंज हुआ, प्राइस हल्का सा भी चेंज हुआ, आप डिमांड तुरंत हो सकता है बहुत कम कर दे। लेकिन जिसकी हैबिट थी, तो चाहे 10 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 18 से 20 का हो जाए, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, और चाहे 12 से 13 हो जाए तब भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। और नेसेसिटी और लग्जरी अपने ऊपर अभी देख लिया है, और उसके साथ साथ पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट एक पॉइंट आपको अलग से बता देते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट का मतलब कोई ऐसा कमोडिटी है जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं। देखिए, दो कमोडिटी होती है, एक पोस्टपोन की जा सकती है, पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है, और कैनॉट बी पोस्टपोन, कैनॉट बी पोस्टपोन। अगर जैसे खाना है, तो खाना अगर मान लेते हैं प्राइस बढ़ जाएगा, फूड है, फूड के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर नहीं खाएंगे, जब सस्ता हो जाएगा तब खाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ दिन मत खाइए खाना, कुछ दिन बाद आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस केस में क्या है कि पोस्टपोन नहीं हो सकता। तो प्राइस ज्यादा भी चेंज होगा तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। लेकिन जिनको पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे आजकल कि जैसे ही बच्चे हल्का सा बड़े होते हैं तो तुरंत फैमिली से डिमांड करते हैं कि सर बाइक और कार हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हम स्कूल अगर जाए तो प्रेस्टीज हमारी मेंटेन हो सके। तो इस केस में क्या होता है कि आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। मान लेते हैं बाइक और कार नहीं भी है तो आपकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ईडी विल बी लेस देन 1। अगर प्राइस हल्का सा चेंज हुआ तो आपने बोला कि नहीं खरीदेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपके पास हो गए, व्हीकल्स आपके पास हो गए, तो हल्का सा भी अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड आप उससे ज्यादा चेंज कर देंगे, आप उसको किसी फ्यूचर डेट पे पोस्टपोन कर देंगे, जब बिग बिलियन डेज सेल्स आएगी या दिवाली सेल आपके पास आ जाएगी, तो पता चला दिवाली सेल में बाइक के साथ आपको सिल्वर कॉइन मिल रहा है या कोई अदर चीज आपको मिल रही है,
तो इस केस में आपने पोस्टपोन कर दिया कुछ समय के लिए, जिससे आप अच्छा प्राइस या अच्छे पर्टिकुलरली ऑफर्स पे आप उस कमोडिटी को परचेज कर सके। तो जो पोस्टपोन्ड हो सकता है उसके साथ यही है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग with this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.